आप सभी बच्चों का श्रीधर क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत है। और आज के इस वीडियो में क्लास 12th फिजिक्स की प्रश्न बैंक की यूनिट 5 के क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं। और बच्चों, इस यूनिट का नाम है विद्युत चुंबकीय तरंगे और ये अध्याय है 8। तो इस यूनिट के सबसे पहले हम अंक विभाजन की बात कर लेते हैं। तो देखिए, यहाँ पर इस यूनिट से बहुविकल्पीय प्रश्न आएगा 1, रिक्त स्थान आएगा 1 और अति लघुत्तरीय प्रश्न जो कि 2 अंक का रहेगा वो आएगा 1। इस यूनिट के सबसे पहले बहुविकल्पीय प्रश्नों को तैयार करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन देखिए, सबसे कम तरंगदैर्घ्य होता है। तो बच्चों, ये 4 आपके सामने ऑप्शन है, आप बताइए इनमें से सबसे कम तरंगदैर्घ्य किसका होता है। चलिए, आपके सामने 5 सेकंड है, कमेंट करके बताइए। ठीक है, वीडियो के कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट करिएगा। इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या है? गामा किरणों की सबसे कम तरंगदैर्घ्य होता है गामा किरणों का। क्वेश्चन नंबर दूसरा देखिए, विद्युत चुंबकीय तरंग में विद्युत क्षेत्र का परिमाण E तथा चुंबकीय क्षेत्र का परिमाण B में संबंध होता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है B बराबर E/C। ठीक है, B का मतलब क्या है? चुंबकीय क्षेत्र का परिमाण, E का मतलब क्या है? विद्युत क्षेत्र का परिमाण और C का मतलब है प्रकाश की चाल। क्वेश्चन नंबर तीसरा देखिए, ओजोन मंडल अवशोषित कर लेता है। ओजोन मंडल या ओजोन परत किस किरणों को अवशोषित कर लेती है? तो इसका आंसर है परावैंगनी किरणों को या परावैंगनी विकिरणों को ओजोन मंडल या ओजोन परत क्या कर लेती है? अवशोषित कर लेती है। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, यदि विद्युत चुंबकीय तरंग में विद्युत वेक्टर x अक्ष की दिशा में तथा चुंबकीय वेक्टर y अक्ष की दिशा में हो तो उसकी संचरण की दिशा क्या होगी? मतलब विद्युत चुंबकीय तरंगों के संचरण की दिशा क्या होगी? अब बच्चों, हमें पता है कि विद्युत चुंबकीय जो तरंग होती है वो एक अनुप्रस्थ तरंग होती है जो कि विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत होती है। तो विद्युत क्षेत्र किस दिशा में है? x अक्ष की दिशा में। चुंबकीय क्षेत्र क्या है? y अक्ष की दिशा में। तो विद्युत चुंबकीय तरंग की दिशा क्या होगी? z अक्ष की दिशा में। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, z अक्ष की दिशा में। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, दृश्य प्रकाश के तरंगदैर्घ्य की कोटि होती है। बच्चों, दृश्य प्रकाश के तरंगदैर्घ्य की कोटि होती है 10⁻⁻7। चूंकि यहाँ पर हमारे पास ऑप्शन में ये है ही नहीं, तो यहाँ पर हम लगाएंगे क्या? ऑप्शन नंबर 2, 10⁻⁻6 मीटर। अब बच्चों, इस यूनिट के रिक्त स्थान देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन देखिए, विद्युत चुंबकीय तरंगों के स्पेक्ट्रम में सर्वाधिक आवृत्ति वाली तरंग है। तो बच्चों, इस क्वेश्चन का सही आंसर है गामा किरणें। गामा किरणें। ओके, आपको ध्यान रखना है कि आवृत्ति और तरंगदैर्घ्य एक दूसरे का अपोजिट होता है। यदि किसी तरंग की आवृत्ति बहुत ज़्यादा है तो स्वाभाविक बात है कि उसका जो तरंगदैर्घ्य होता है वो उतना कम होता है। तो यहाँ पर देखो, विद्युत चुंबकीय तरंगों के स्पेक्ट्रम में सर्वाधिक आवृत्ति वाली तरंग जैसे क्या है? गामा किरणें हैं। तो इन किरणों का जो तरंगदैर्घ्य होगा वो सबसे कम होगा। बच्चों, दूसरा क्वेश्चन है, विद्युत चुंबकीय तरंगें खाली स्थान तरंगें होती हैं। तो यहाँ पर देखिए, अनुप्रस्थ तरंगें होती हैं विद्युत चुंबकीय तरंगें। अब क्यों होती हैं अनुप्रस्थ तरंगें? इसका कारण जान लीजिए। इसका कारण ये है कि विद्युत वेक्टर, जैसे यहाँ पर हम ले लें क्या? विद्युत वेक्टर विद्युत क्षेत्र के कंपन है और यहाँ पर ले लेते हैं चुंबकीय क्षेत्र के वेक्टर, और ऐसे रहेगी तरंग संचरण की दिशा। ठीक है ना, ये है तरंग संचरण की दिशा, ये है विद्युत वेक्टर और ये है चुंबकीय वेक्टर। तो ये तीनों परस्पर कैसे होते हैं? लंबवत होते हैं। इस कारण विद्युत चुंबकीय तरंगें अनुप्रस्थ तरंगें होती हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, परावैंगनी लैंपों के बल्ब खाली स्थान के बनाए जाते हैं। तो यहाँ पर आपको लिख देना क्वार्ट्ज के, क्वार्ट्ज। ठीक है, क्वार्ट्ज एक मिश्र धातु होती है और इसी के परावैंगनी लैंपों के बल्ब बनाए जाते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, जीवाणु नाशक के रूप में खाली स्थान तरंगों का उपयोग किया जाता है। तो यहाँ पर आएगा परावैंगनी किरणें,
बैगनी, पराबैंगनी किरणें। ठीक है ना। तो जीवाणुनाशक के रूप में पराबैंगनी किरणों का या तरंगों का उपयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, सूक्ष्म तरंगों की तरंगदैर्घ्य की परास होती है। तो बच्चों सूक्ष्म तरंगों की तरंगदैर्घ्य की परास होती है 0.1 मीटर से 1 मिलीमीटर। अब इस यूनिट के अति लघुत्तरीय प्रश्न तैयार करते हैं जो कि 2 अंक में आपसे पूछे जाएंगे। क्वेश्चन नंबर पहला देखिए, माइक्रोवेव ओवन का सिद्धांत लिखिए। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा, माइक्रोवेव ओवन का मूल सिद्धांत यह है कि इसके जिस स्थान पर हम भोजन रखते हैं वहाँ उपयुक्त आवृत्ति की सूक्ष्म तरंगें उत्पन्न की जाती हैं। इस प्रकार बर्तन को गर्म करने में ऊर्जा व्यर्थ नहीं होती। माइक्रोवेव ओवन में ऊर्जा सीधे जल के अणुओं को और उससे भोजन को प्राप्त होती है, जिससे ऊर्जा का क्षय नहीं होता। फॉर एग्जाम्पल, आपने इंडक्शन चूल्हे पर भोजन बनते देखा होगा, तो यहाँ पर जो ऊर्जा होती है वो व्यर्थ बर्बाद नहीं होती। तो बच्चों यही माइक्रोवेव ओवन का मूल सिद्धांत होता है। क्वेश्चन नंबर दूसरा देखिए, एक्स किरणें किसे कहते हैं? इन किरणों के 2 उपयोग लिखिए। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा, सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि एक्स किरणें किसे कहते हैं। जब कैथोड किरणें या तीव्रगामी इलेक्ट्रॉन भारी तत्व के लक्ष्य से टकराते हैं तो एक्स किरणें उत्पन्न होती हैं। फोटोग्राफिक फिल्मों की मदद से इन किरणों मतलब एक्स किरणों का पता लगाया जाता है। अब एक्स किरणों के उपयोग की बात कर लेते हैं। तो सबसे पहला उपयोग देखिए, चिकित्सा संबंधी जांच, जैसे टूटी हुई हड्डी का पता लगाने, शरीर के अंदर बाह्य कणों की उपस्थिति जैसे सिक्का गोली आदि का पता लगाने में एक्स किरणों का उपयोग किया जाता है। दूसरा उपयोग होता है बच्चों एक्स किरणों का, क्रिस्टलीय संरचना का पता लगाने में एक्स किरणों का उपयोग किया जाता है। तीसरा उपयोग होता है विशेष प्रकार के कैंसर, ट्यूमर आदि के इलाज में भी कैंसर किरणों का उपयोग किया जाता है। चौथा उपयोग होता है बच्चों इसका, इंजीनियरिंग क्षेत्र में धात्विक पदार्थों में दरार, दोष आदि का पता लगाने में भी एक्स किरणों का उपयोग किया जाता है। पांचवा एक्स किरणों का उपयोग होता है जैसे शरीर या बैग के अंदर छुपा कर रखे गए प्रतिबंधित सामग्रियों का पता लगाने में भी एक्स किरणों का उपयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर तीसरा देखिए, विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम में, स्पेक्ट्रम मतलब वर्णक्रम भी कहते हैं, इंग्लिश में बोलते हैं स्पेक्ट्रम और हिंदी में बोलते हैं वर्णक्रम। विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम या वर्णक्रम में उपस्थित तरंगों को उनके तरंगदैर्घ्य के बढ़ते क्रम में लिखिए। तो विद्युत चुंबकीय तरंगों को उनके बढ़ते हुए तरंगदैर्घ्य अथवा घटती हुई आवृत्ति। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है बच्चों कि तरंगदैर्घ्य और आवृत्ति दोनों एक दूसरे के अपोजिट होती है। तरंगदैर्घ्य बढ़ेगा तो आवृत्ति घटेगी, ठीक है ना। अब यहाँ पर हम क्या बोल रहे हैं, बढ़ते हुए तरंगदैर्घ्य मतलब क्या हुआ, घटती हुई आवृत्ति। अब प्रश्न में हमसे पूछा गया है कि विद्युत चुंबकीय तरंगों को उनके तरंगदैर्घ्य बढ़ते हुए तरंगदैर्घ्य के आधार पर जमाइए, या फिर प्रश्न ऐसा भी पूछा जा सकता था कि विद्युत चुंबकीय तरंगों को घटती हुई आवृत्ति के क्रम में जमाइए। तो ठीक है, हम विद्युत चुंबकीय तरंगों को उनके बढ़ते हुए तरंगदैर्घ्य के क्रम में जमा देते हैं। सबसे पहले क्या आता है, गामा किरणें। गामा किरणों के बाद आती है एक्स किरणें, एक्स किरणों के बाद पराबैंगनी किरणें, फिर आता है दृश्य प्रकाश, अवरक्त किरणें, सूक्ष्म तरंगें और रेडियो तरंगें आदि में वर्गीकृत किया गया है। अगला क्वेश्चन है, निर्वात में विद्युत चुंबकीय तरंगों की चाल सी, चुंबकशीलता म्यू नॉट, विद्युतशीलता एप्सिलॉन नॉट में संबंध लिखिए। तो बच्चों इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा C बराबर 1/√ऑफ म्यू नॉट और एप्सिलॉन नॉट। विद्युत चुंबकीय तरंगों की चाल को भी इसी सूत्र से प्रदर्शित करते हैं, C बराबर 1/√ऑफ म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट। अगला क्वेश्चन है, विद्युत चुंबकीय तरंगों के गुण लिखिए। तो बच्चों विद्युत चुंबकीय तरंगों की विशेषताएं
या विद्युत चुंबकीय तरंगों के गुण होते हैं। नंबर 1 देखिए, विद्युत चुंबकीय तरंगें दोलनी आवेश अथवा त्वरित आवेशों के कारण उत्पन्न होती हैं। दूसरा गुण होता है विद्युत चुंबकीय तरंगों के संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। ये तरंगें निर्वात में भी गमन कर सकती हैं। जैसे सूर्य से चलकर विद्युत चुंबकीय तरंगें हम तक पहुंचती हैं। अब देखो वहाँ बीच में कोई माध्यम तो होता नहीं है, फिर भी सूर्य द्वारा विद्युत चुंबकीय तरंगें पृथ्वी तक पहुंच जाती हैं। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, पौधा घर प्रभाव या ग्रीन हाउस प्रभाव को स्पष्ट कीजिए। तो हम समझ लेते हैं कि ग्रीन हाउस प्रभाव क्या होता है। पृथ्वी के वायुमंडल की निचली परतों और बादलों से परावर्तित होकर अवरक्त तरंगों द्वारा पृथ्वी के वातावरण को गर्म करने की क्रिया को ग्रीन हाउस प्रभाव या हरित गृह प्रभाव कहते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, यदि पृथ्वी पर वायुमंडल नहीं होता तो पृथ्वी तल का ताप वर्तमान ताप की अपेक्षा कितना होता? अपने उत्तर का कारण भी दीजिए। चलो बच्चों, तो इस क्वेश्चन के आंसर की बात कर ली जाए। देखो ग्रीन हाउस प्रभाव के कारण पृथ्वी से उत्सर्जित दीर्घ तरंग दैर्ध्य की अवरक्त तरंगों को पृथ्वी का वायुमंडल और बादल पृथ्वी की ओर परावर्तित कर देते हैं। हमारी बात ध्यान से सुनिए। देखिए, सूर्य से प्राप्त ऊर्जा के कारण पृथ्वी कैसी हो जाती है? गर्म हो जाती है। और जब पृथ्वी गर्म होगी तो वह अन्य गर्म पिंडों की भांति क्या करेगा? ऊष्मीय विकिरणों का उत्सर्जन करने लगती है। पृथ्वी भी यही करती है, ठीक है ना। ऊष्मीय किरणों को क्या करती है? उत्सर्जित कर देती है। और ये जो किरणें हैं ये पृथ्वी के वायुमंडल की ओर ऊपर जाती है। और पृथ्वी के वायुमंडल की ये विशेषता होती है कि ये इन किरणों को पारगमित नहीं होने देती और वापस पृथ्वी की ओर मोड़ देती है, जिससे पृथ्वी का पृष्ठीय ताप बढ़ जाता है। अब सुनो, यदि पृथ्वी का वायुमंडल नहीं होता तो पृथ्वी से उत्सर्जित अवरक्त किरणें आकाश में क्या हो जाती? विलीन हो जाती। फलस्वरूप उसका पृष्ठीय ताप क्या हो जाएगा? पृष्ठीय ताप कम हो जाएगा।